नमस्कार विद्यार्थियों। वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। वक्रोक्ति किसे कहते हैं, वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, उसके भेदों पर, इन सब पर हमने चर्चा की, इन्हें जानने का प्रयत्न किया। अब हम वक्रोक्ति बनाम अभिव्यंजना को समझेंगे। क्रौचे का अभिव्यंजनावाद और कुंतक का वक्रोक्तिवाद दोनों में क्या समानता है, क्या विषमता है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम समानता पर बात करते हैं। तो दोनों ही जो विचारक हैं, चाहे कुंतक हो चाहे क्रौचे हो, वो वस्तु तत्व की अपेक्षा व्यक्ति तत्व को प्रधानता देते हैं। कुंतक का बल कवि कर्म पर है और जो कवि है वो कल्पना और वास्तविकता दोनों के संयोग से ही कर्म करता है। क्रौचे का भी जो जोर है वो कल्पना पर है, अर्थात कल्पना से दोनों ही अछूते नहीं हैं। कवि कर्म और कल्पना के अभाव में वस्तु के महत्व को दोनों ही अस्वीकार करते हैं। दोनों ही अभिव्यंजना की अद्वितीयता का समर्थन करते हैं, उसका प्रबल प्रतिपादन करते हैं। दोनों ही जो विचारक हैं वो काव्य को व्यापार रूप मानते हैं। क्रौचे जहाँ कहता है कि कलात्मक अभिव्यंजना सहजानुभूति का ही रूप है जो पूर्णतः मानस व्यवहार है। कुंतक भी काव्योक्ति को कवि कर्म से निःसृत मानते हैं। दोनों ही सिद्धांत अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हैं। अभिव्यंजना की एकता व अखंडता को प्रतिपादित करते हैं। जिस प्रकार कुंतक की उक्ति अथवा भनीति से आशय वाक्य मात्र न होकर समस्त कवि व्यापार या कवि कौशल से है, वह एक साधारण उक्ति नहीं है, उसी प्रकार क्रौचे के अभिव्यंजना की परिधि में सभी प्रकार का रूप विधान आ जाता है। वह भी सामान्य उक्ति नहीं है, सामान्य कथन नहीं है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो दोनों ही कलावादी आचार्य हुए और इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा। जहाँ चमत्कारिक ढंग से किसी बात को कहना वक्रोक्ति है, वहाँ अभिव्यंजनावाद में भी कहने के अनूठेपन को ही सब कुछ माना गया और उसे ही अभिव्यंजना कहा गया। दोनों ही जो वाद हैं वो मूलतः कहने को, कथन को, उक्ति को अखंड, अविभाज्य, अद्वितीय मानते हैं। इस प्रकार दोनों में समानता तो है, किंतु दोनों को एक कहना भी त्रुटि होगा क्योंकि विषमताएं भी बहुत हैं। अगर हम विषमता की बात करें तो अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं क्रौचे, वो कला का संबंध स्वप्रकाश ज्ञान से मानते हैं, जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी महत्व देते हैं, वो उसे भी कला से जोड़ते हैं। अभिव्यंजनावाद में तो जो कहने का ढंग है उसकी सहजता और स्वाभाविकता, उसको स्वीकार किया गया है, जबकि वक्रोक्ति सिद्धांत में काव्य की सहजता को नहीं बल्कि वक्रता को सब कुछ माना गया है। दोनों ही सिद्धांतों में कहने के ढंग पर तो बल दिया है, परंतु कुंतक अभिव्यंजना को शाब्दिक रूप में स्वीकार करते हैं और क्रौचे उसे एक मानसिक वस्तु मानते हैं। क्रौचे का संबंध सौंदर्य के अमूर्त रूप से है, जबकि कुंतक काव्य के मूर्त रूप और कलात्मक रूप की विवेचना करते हैं। आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत वास्तव में एक साहित्यिक आलोचना का सिद्धांत है।
जबकि क्रौचे का अभिव्यंजनावाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो सौंदर्य शास्त्र से संबंध रखता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति में चातुर्यता की प्रधानता को स्वीकार किया है, वाग वैदग्ध्यता इसको स्वीकार करते हैं वो। पर कुंतक इसमें रस, ध्वनि, अलंकार सबका समन्वय कर लेते हैं, जबकि क्रौचे ने अभिव्यंजना के बाह्य स्वरूप को माना ही नहीं। वो तो अभिव्यंजना को एक मानसिक वस्तु ही स्वीकार करते हैं। क्रौचे अंत अभिव्यंजना को बाह्य साधन, शब्द, रंग आदि देने का विरोधी है। वे तो अनुभूति को ही स्वीकार करता है, किंतु कुंतक अभिव्यक्ति को भी, या हम कहें कि बहुत सुंदर अभिव्यक्ति के पक्ष में है। इस प्रकार हमने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद दोनों में समानता और असमानता, विषमता को हमने जाना। इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह इसका एक ही बिंदु था, उसके ऊपर हमने बात कर ली है। अब हमारा भारतीय काव्य शास्त्र का आखिरी सिद्धांत औचित्य सिद्धांत बचा हुआ है, तो हम अपनी अगली कक्षा में औचित्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वक्रोक्ति को लेकर के सुमित्रानंदन पंत और अज्ञेय की ने जो कूट किया है उसको हम एक बार बता रहे हैं आपको। सुमित्रानंदन पंत की जो पल्लव की भूमिका है उसको वक्रोक्ति का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और अज्ञेय कहते हैं, कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है। वे शब्दों को निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में बैठकर फिर ऐसे हो जाते हैं कि इस रूप में कवि के काम के नहीं रहते। अभिधेयार्थ युक्त शब्द तो वह मिट्टी, वह कच्चा माल है जिससे वह रचना करता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसमें कवि का स्वयं का व्यक्तित्व भी उसके अंदर आता है, उस पर भी प्रकाश डाला जाता है।